This call is now being recorded. Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So हमें जिम्नोस्पर्म पढ़ना है आज. जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया था. एंजियोस्पर्म पढ़ना है ना, बस लास्ट है इस चैप्टर का. फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. लास्ट ग्रुप इज एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म का मतलब आएगा एंजियोस कवर्ड के लिए है, जैसे जिम्नोस नेकेड के लिए था. तो ये कवर्ड सीड प्लांट कहलाएंगे. They are covered seed plants. कवरिंग का मतलब ये है कि सीड्स फ्रूट के अंदर होंगे. जैसे नॉर्मली आप देखते हैं ये फ्रूट्स को, तो फ्रूट्स के अंदर सीड दिखाई देते हैं. जिम्नोस्पर्म में फ्रूट नहीं बनता, जिम्नोस्पर्म में सीड बनेगा केवल, तो वो नेकेड सीड बोला गया वहां पे. इस तरीके से आपको कवर्ड सीड और नेकेड सीड का कंसेप्ट याद रखना है. So, इनको कवर्ड सीड क्यों बोला हमने? बिकॉज सीड्स, अगर हम फर्टिलाइजेशन के बाद बोलेंगे तो सीड और फ्रूट वर्ड आता है. फर्टिलाइजेशन से पहले बोला गया है तो ओव्यूल और ओवरी वर्ड यूज किया था हमने. तो आप देख सकते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड्स बन जाएंगे. और इनक्लोज्ड बाय ओव्यूल के लिए वर्ड आएगा ओवरी वॉल. और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद अगर सीड यहाँ पे है तो यहाँ ओवरी वॉल से क्या बनेगा? फ्रूट की वॉल बनती है. तो ओव्यूल ओवरी वॉल से कवर्ड है, या कह लीजिए सीड्स फ्रूट की वॉल से कवर्ड है, इसलिए हमने इनको कवर्ड सीड प्लांट का स्टेटस दिया. अब क्योंकि प्लांट किंगडम का लास्ट ग्रुप है तो ऑब्वियस है कि मोस्ट एडवांस प्लांट अगर है तो यही कहलाएंगे. तो आप इन्हें मोस्ट एडवांस ग्रुप कह सकते हैं या प्लांट कह सकते हैं. तो एक ये, अब इनमें ये पूछा भी गया कि एडवांसमेंट का रीजन क्या है. एंजियोस्पर्म्स आर मोस्ट एडवांस बिकॉज ऑफ. तो एंजियोस्पर्म अगर मोस्ट एडवांस है तो उसमें एडवांसमेंट का रीजन यही है कि सीड्स फ्रूट के अंदर, फ्रूट वॉल के अंदर हैं, या ओव्यूल ओवरी वॉल के अंदर है. तो एडवांसमेंट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट वॉल है ना. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट एडवांस प्लांट कहलाते हैं. मोस्ट एडवांस प्लांट या मोस्ट सक्सेसफुल फ्लोरा ऐसे करके लिखा होगा एनसीईआरटी में. सक्सेसफुल फ्लोरा ऑन द अर्थ. अर्थ पे जो मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट है वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं. हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंसीडर करेंगे तो ऑलमोस्ट हर जगह है. मतलब एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, डेजर्ट में भी है, स्नो कवर्ड माउंटेन में भी है ना. हर पॉसिबिलिटी के साथ एंजियोस्पर्म है. तो अगर हम इनकी हैबिटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अगर देखें तो हैबिटेट में ये सारे एरिया में है. मतलब एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, डेजर्ट में भी है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में भी है. अगर इनको हैबिटेट के हिसाब से देखेंगे तो हर्बेशियस भी है,
श्रब भी हैं, ट्रीज भी हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हैं। माइक्रोस्कोपिक में एग्जांपल जैसे वॉल्फिया, वॉल्फिया इज स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। अगर वॉल्फिया नहीं है तो जोस्टेरा, ये जोस्टेरा को मेरीन 12th की बुक में लिखा हुआ है वैसे तो, ME मेरीन वाटर में होगी, इसको सी ग्रास कहते हैं। तो जोस्टेरा और वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म है और एक्वेटिक है। इसी तरीके से अगर हमने टॉलेस्ट ट्री पढ़ा, टॉलेस्ट ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म, ओवरऑल टॉलेस्ट तो आपने लिखा है सिकोया जो जिम्नोस्पर्म में था, तो टॉलेस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म अगर पूछा जाता है तो यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस एक कॉमन ट्री है, आप अपने लोकेलिटी में आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो यूकेलिप्टस टॉलेस्ट ट्री ऑफ एंजियोस्पर्म है। और अगर टॉलेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक तक जाएंगे तो वॉल्फिया है ना, ये स्मॉलेस्ट के एग्जाम्पल में आ जाएगा। और ये ट्री हो गया, ये हर्बेशियस हो गया, ये मैरीन है तो ऑब्वियस सी बात है कि सी मतलब पानी में होगा, तो एक्वेटिक प्लांट के एग्जाम्पल भी हो गए। और ये टेरेस्ट्रियल में ट्री हो गया। तो ऑलमोस्ट सारी वैरायटी के अंदर आपको एंजियोस्पर्म्स मिल जाएंगे। तो एंजियोस्पर्म में एक वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। क्लियर। फिर इसके बाद जो आएगा इसका सेक्शन वो प्लांट बॉडी का आएगा। अगर हम प्लांट बॉडी के हिसाब से देखेंगे तो प्लांट बॉडी में जो डोमिनेंट है वो स्पोरोफाइट है, जैसे जिम्नोस्पर्म में था। स्पोरोफाइट 2n होता है, हैविंग रूट, स्टेम एंड लीफ। अब यहाँ पे आपको इसका कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, बिकॉज जो भी आगे पढ़ना है वो सब एंजियोस्पर्म का ही पढ़ना है, जैसे मैंने पिछली क्लास में बोल ही दिया था। इसके बाद हम ठीक पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब हम एंजियोस्पर्म ही पढ़ेंगे, है ना। ऐसे फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो एनाटॉमी भी आपको इसी ग्रुप की पढ़नी है। 12th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो भी आपको इसी का डिटेल में पढ़ना है। तो एंजियोस्पर्म का सबसे कम डिटेल प्लांट किंगडम में दिया हुआ है, बस जितना दिया हुआ है उतना तो अभी हम पढ़ रहे हैं। बाकी आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स की फॉर्म में एंजियोस्पर्म का ही सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। तो इसलिए यहाँ पे रूट, स्टेम, लीफ को डिस्कस नहीं किया गया। मॉर्फोलॉजी में इसके ठीक बाद रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, फैमिलीज सब कुछ आपको आगे पढ़ना ही। तो बस ये है कि हाँ, प्लांट बॉडी डोमिनेंट स्पोरोफाइट है, रूट, स्टेम, लीफ में डिस्टिंग्विश होती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें भी अगर हम देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो तुम्हें पढ़ना ही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक ऑप्शन है, वेजिटेटिव 12th में दिया हुआ है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये प्रेजेंट है। और ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में दिया है कि एंजियोस्पर्म वेजिटेटिवली कैसे प्रोपगेट करते हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है ना, आगे प्रॉपर चैप्टर्स हैं। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये अपने आप में कंप्लीट चैप्टर्स हैं, तो इसलिए यहाँ डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट ये है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। हालांकि जिम्नोस्पर्म में जो आपने मेल कोन या फीमेल कोन लिखा है, टेक्निकली वो फ्लावर ही है, बट फिर भी हमें फ्लावर के जैसे तो नहीं दिखाई देते, जैसे नॉर्मली रोज या हिबिस्कस का फ्लावर दिखाई देता है उस तरीके से तो आपको पाइनस का फ्लावर नहीं दिखाई देता। तो जिनको आप फ्लावर समझते हैं वो फ्लावर आपको एंजियोस्पर्म में दिखाई देंगे। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। और फ्लावर, सर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नीचे कोई पॉइंट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नीचे हाँ लिखिए, सर वही कह रहे थे, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। सो अब इसमें ये दिया है कि अगर फ्लावर की प्रेजेंस इनमें है तो फिर फ्लावर के बारे में डिस्क्रिप्शन, फिर बैक टू, क्योंकि फ्लावर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये दोनों ही चैप्टर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है और 12th की एनसीईआरटी में दिए। तो इसलिए यहाँ डिस्क्रिप्शन तो नहीं है, बस आप रिकॉल करना चाहें तो मैं याद दिला देता हूँ। आपने पढ़ा होगा फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाईसेक्सुअल भी हो सकते हैं,
और फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं तो एक ही प्लांट पे भी हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट पे भी हो सकते हैं। मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक कंडीशन भी है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग वंस इन लाइफ और मेनी टाइम्स इन लाइफ। मोनोशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, ऐसे सारे वर्ड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में हैं, तो हम आगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम मान लेते हैं कि बस कोई भी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि एक लाइफ साइकिल का फिगर बनाया है एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, तो उसको समझने के लिए बस उतना जितना जरूरी है मैं याद दिला देता हूँ। आप एक कोई भी प्लांट मान लीजिए, मस्टर्ड का प्लांट ले लीजिए, तो मस्टर्ड में जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है। फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट कैसा हो गया? मोनोशियस हो गया। तो हम एक मोनोशियस प्लांट के हिसाब से समझ लेते हैं। हालांकि जैसे आपने साइकस के लिए लिखा था डायोशियस, पपाया डायोशियस होता है ना, पपाया में मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग होते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी आएगी। तो एक फ्लावर बन जाएगा। फ्लावर बेसिकली जो है वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो वेजिटेटिव पोर्शन से अलग हुआ, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। एंजियोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, तो वो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक लाइफ साइकिल के हिसाब से समझ लेते हैं, क्योंकि आपको आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना ही है। मैं यहाँ फ्रेश ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सर इधर पीछे कर दीजिए प्लीज। लो आप पहले इसको पूरा कर दो। अभी थोड़ा नीचे, ठीक है, थोड़ा नीचे। ये तो हो गया। अब इसको नेक्स्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे फ्लावर है या मॉर्फोलॉजी भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हमारे पास एक स्पोरोफाइट होता है, एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट, है ना, 2n। ये डोमिनेंट स्टेज हो गई। अब ये मान लेते हैं कि ये प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर के साथ है, तो इसमें क्या बनेगा? फ्लावर बनेगा। फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का साइन बना दे रहा हूं आप, आई होप इतना तो याद ही होगा। ये बाइसेक्सुअल का साइन है। अब बाइसेक्सुअल का साइन है तो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या कहलाता है? जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे आप लिखते हैं जिम्नोस्पर्म की साइकिल, तो आपने यहाँ पे मेल कोन और फीमेल कोन लिखा हुआ है ना, तो मेल कोन के इक्विवेलेंट मेल कोन होगा या फीमेल कोन होगा, है ना। यहाँ कुछ ना कुछ चीजें आप मेंशन करेंगे। फिर आपने लिखा कि मेल कोन में जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्पोरोफिल कहलाते हैं, फीमेल में मेगास्पोरोफिल था, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम। फिर यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, मेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, ऐसे तो बनाया था जिम्नोस्पर्म का। तो जिम्नोस्पर्म के पैरेलल में जो वर्ड यूज है वो क्या यूज होने, वो देखना है हमें। तो जैसे आपने मेल कोन और फीमेल कोन लिखा था, कोन क्या था? एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल। सो माइक्रोस्पोरोफिल का एग्रीगेशन मेल कोन कहलाता है, मेगास्पोरोफिल का एग्रीगेशन फीमेल कोन कहलाता है। अब जो कोन वर्ड है वो हम जिम्नोस्पर्म में यूज करते हैं। यहाँ वर्ड यूज क्या करेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन कहलाता है और मेगास्पोरोफिल को कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर माइक्रोस्पोरोफिल का ग्रुप मेल कोन कहला रहा है तो स्टेमन का ग्रुप क्या कहलाता है? एंड्रोशियम। तो यहाँ वर्ड क्या आता है? एंड्रोशियम आएगा, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है? गाइनीशियम होता है ना। ये ग्रुप है, जैसे मेल कोन आप बोलते हैं तो मेल कोन के पैरेलल में, ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। हालांकि मेल कोन वर्ड कभी पूछा जाए तो मेल कोन वर्ड यहाँ यूज नहीं होगा, यहाँ यूज क्या होगा? एंड्रोशियम गाइनीशियम। हाँ, मेल कोन के अंदर जो यूनिट थी वो क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोफिल। तो एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो क्या कहलाती है? स्टेमन। स्टेमन को आप माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं, 12th की बुक में लिखा हुआ है, स्टेमन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसे फीमेल में क्या आएगा? कार्पेल।
कार्पेल को पिस्टिल भी कहते हैं। मेगा ये मेगा स्पोरोफिल हो गया। बाकी सेम रहेगा। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम। 12th का चैप्टर याद करिए, सिर्फ मैं हेडिंग ही तो लिख रहा हूँ, डिटेल तो आपको भी पढ़नी नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बना के एंथर का टीएस कट करेंगे तो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं। ऐसे ही कार्पेल में मेगा स्पोरेंजियम आएगा। मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहते हैं। मेगा स्पोरेंजियम का नाम क्या था? ओव्यूल। ये तो आपने जिम्नोसोम में भी लिखा था, सेम लाइन लिखी थी ना। माइक्रोस्पोरेंजियम में जो सेल्स होती हैं वो क्या कहलाएंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये डिप्लॉयड है और लास्ट है, यहाँ मेगा स्पोर मदर सेल आएगा। अब इनमें मियोसिस हो गई, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस हो गई तो क्या बन गया यहाँ पे? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या होता है? पॉलन ग्रेन। यहाँ से हैप्लॉइड यानी गैमेटोफाइट स्टार्ट हो गया। यहाँ क्या आएगा? मेगा स्पोर। ठीक, तो अगर हम इतनी चीजों को देखें तो जिम्नो और एंजियो में डिफरेंस क्या हुआ? बस जिम्नोस्पर्म में एंड्रोशियम की जगह मेल कोन है और गायनीशियम की जगह फीमेल कोन लिखा था, और हमने लिखा था कि मेल और फीमेल कोन एक ही प्लांट पे हो सकते हैं। ऐसे ये दोनों भी फ्लावर की फॉर्म में एक ही प्लांट पे हो सकते हैं। दूसरा चेंज ये कि हमने यहाँ पे स्टेमन और कार्पेल वर्ड यूज किए रादर देन माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। और तो कोई चेंज नहीं आया। जितना भी मैंने लिखा वही चीज जिम्नोस्पर्म में लिखी थी, वही आपको मैंने एंजियोस्पर्म में भी लिख दी है ना। अब क्या होगा? जिम्नोस्पर्म में आपने पढ़ा कि जब माइक्रोस्पोर या पॉलन है वो जब जर्मिनेट करेगा तो एक मेल गैमेटोफाइट बनाता है जो 3 या 4 सेल का था, एंड्रोशियम नहीं बनता था। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट सॉरी एंथ्रीडियम नहीं बनता है। और फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर था, उसमें आर्किगोनियम था, आर्किगोनियम में एग था। अब जब एंजियोस्पर्म में हम आएंगे तो यहाँ पे आर्किगोनियम भी खत्म हो जाएगा। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कुछ सेल के बनेंगे। मेल वाला तो ऑलरेडी जिम्नो में भी था, बट अब हम फीमेल गैमेटोफाइट को भी रिड्यूस करेंगे तो वहां पे आर्किगोनियम नहीं आएगा। आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ी देर की आपने लिख लिया है। तो कुछ नहीं है। प्लीज डोंट फील दैट। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे और एकेडमिक डिपार्टमेंट को आपका चैट बॉक्स दिखाई देगा ना। और वैसे भी ग्रुप में भी आप जो डिस्कस करते हो वो भी हमें दिखाई देता है। किसी ने कहा था कि ये साल बहुत बेकार है, तो फिर मैं लिखने वाला था बट मैंने लिखा नहीं। अगर ये साल बेकार है तो ऐसा करो कि इस साल के लिए नीट की तैयारी छोड़ देते हैं, है ना। आप सब लोग 2021 में एडमिशन लो कैलविन में और फिर 2022 के हिसाब से तैयारी करना। तो 2021 वाला साल तो अच्छा होगा ना, क्योंकि 2020 वाला साल किसी ने लिखा था कि ये साल तो बहुत बुरा है। अब अगर बुरा है तो छोड़ तो देते हैं। छोड़ेंगे क्या? अगर अकेडमिक्स वालों ने देखा होता तो वो रिएक्ट करते ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप बॉटनी पढ़ लेते हैं। मैं फिलहाल बॉटनी पढ़ा देता हूँ और आप बॉटनी की क्लास कर लीजिए, बाकी आप जैसे डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट। ये एन है। मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में कोई डाउट ही नहीं है, ये हमेशा 3 सेल का ही होगा। इसमें ना कम ना ज्यादा, ये केवल 3 सेल का होता है। ऐसे जो मेगा स्पोर है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? एम्ब्रियोसैक। ये भी एन है।
जगह नहीं है तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। ये कितने सेल का होता है आपने पढ़ा होगा, ये 7 सेल का होता है, न्यूक्लियस 8 होते हैं। तो ये लाइन याद रखिएगा कि फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। अब यहाँ पे आर्किगोनियम नहीं बन रहा है, यहाँ पे सीधे सीधे एग बन जाएगा, क्योंकि हमें गैमेटोफाइट को रिड्यूस करना था और एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस ग्रुप है, तो इसलिए इसको भी रिड्यूस करना है, तो आर्किगोनियम हटा दिया गया। एंथ्रीडियम तो पहले ही हट गया था, यहाँ आर्किगोनियम भी हटा दिया गया। तो मेल गैमेटोफाइट जस्ट 3 सेल का है, फीमेल गैमेटोफाइट यूजुअली 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। तो गैमेटोफाइट केवल अगर देखो आप तो 10 सेल के अंदर ही निपट गए ना। गैमेटोफाइट को इतना रिड्यूस कर दिया क्योंकि एल्गी की पूरी बॉडी गैमेटोफिटिक थी, जबकि एंजियोस्पर्म में केवल 10 सेल का गैमेटोफाइट है। एल्गी में केवल 1 सेल का स्पोरोफाइट था, जाइगोट, और एंजियोस्पर्म में पूरी बॉडी कैसी है, स्पोरोफाइट ही है। तो गैमेटोफाइट रिड्यूस हो गया और स्पोरोफाइट जो है वो इलॉबोरेट हो गया। यही इवोल्यूशन के ब्लॉक डायग्राम में आपने बनाया। अब मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट्स होंगे और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर है ही 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो आप यहाँ क्या क्या पढ़ते हैं, मेल गैमेटोफाइट में क्या क्या चीजें होंगी। मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमीट होंगे, एन मैं इसको कलर चेंज करता हूँ। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर भी हमें 2 चीजें चाहिए, एक एग और एक आपने पढ़ा होगा पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई N+N होते हैं। अगर किसी को डाउट लगे तो रेफरेंस के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आप देख सकते हैं, है ना, वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर और ये बना हुआ है। अब इसमें होता क्या है, एक मेल गैमीट तो एग से फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, 2N हो गया, है ना। और जो दूसरा मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, यहां से क्या बनता है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए, 3N हो गए, क्योंकि N+N ये है और एक N ये है। ये बन गया डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, एंड ट्रिपल फ्यूजन, जो एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर है। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट, another male gamete fuses with polar nuclei to form a triploid endosperm। हालांकि बुक में आप पढ़ोगे तो पहले PEN लिखा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिखा है, उससे फिर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, है ना। बाकी फिर जाइगोट से आप पढ़ते हैं, जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जर्मिनेट करके फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। अब एंडोस्पर्म का काम क्या था, न्यूट्रिशन देना, तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा होगा तो एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो एंडोस्पर्म बना है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बना, जबकि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बना था फर्टिलाइजेशन से पहले। तो जिम्नोस्पर्म के लिए प्री फर्टिलाइजेशन था, एंजियोस्पर्म के लिए ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट हो गया। तो ये चेंजेस हो गए। पूरा तो स्क्रीन में शायद ये आ नहीं पाएगा, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। ये मेरे हिसाब से इतनी ही इमेज आ सकती है इसमें बिना हिलाए। नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा है। यस सर। हो गया सर। चलो, जो इसमें नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी पेज फुल हो गया, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ जहाँ पे आप पॉइंट्स में लिख रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने लिखा था फ्लावर बनेगा, और बाकी फ्लावर में एंड्रोशियम, गाइनीशियम, स्टेमन, कार्पेल, है ना। अब जैसे यहाँ पे था, एक चीज बना सकते हैं, एम्ब्रियो किसके अंदर होगा, एम्ब्रियो बेसिकली कहाँ से बना, एग से, और एग कहाँ था, फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ था,
ओव्यूल के अंदर। तो जैसे हमने जिम्नोस्पर्म के लिए बनाया था कि एम्ब्रियो किसके अंदर बेसिकली होगा, सीड के अंदर, है ना, क्योंकि सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब ओव्यूल भी कहाँ मिलता है, कार्पल में जो ओवरी होती है उसके अंदर, तो यानी सीड के ऊपर भी यहाँ पे एक कवरिंग होगी एक्स्ट्रा, और वो कवरिंग क्या कहलाएगी, फ्रूट। एंजियोस्पर्म में तो फ्रूट बनता है ना, बिकॉज यहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होती है। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो इसका मतलब फ्रूट के अंदर सीड बनेगा। और ओव्यूल के अंदर एग था, तो इसका मतलब ओव्यूल के अंदर एग से जाइगोट बन गया, और डिवाइड करके जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। तो इस तरीके से आएगा कि फ्रूट सीड को कवर करेगा और सीड एम्ब्रियो को कवर करेगा, है ना। इसको कभी बार बोल दिया जाता है डबल प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो, क्योंकि नॉर्मली एम्ब्रियो में प्रोटेक्शन सीड से होता है जैसा जिम्नो में था, बट यहाँ पे एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय सीड एंड सीड इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट। तो 2 बार प्रोटेक्शन हो गया, डबल प्रोटेक्शन हो गया, तो एडवांसमेंट हो गया। इवोल्यूशन में एंजियोस्पर्म इसीलिए एडवांस है क्योंकि इनमें फ्रूट्स बनते हैं जो सीड्स को प्रोटेक्शन देते हैं, और सीड तो जिम्नो में भी बन रहा था, वो एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन दे रहा था। टेरिडोफाइट के अंदर ना सीड था ना एम्ब्रियो, ये ना फ्रूट था, केवल एम्ब्रियो था। और ब्रायोफाइट में भी केवल एम्ब्रियो था। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो 4 जगह होगा, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय सीड एंड इन एंजियोस्पर्म सीड इज इटसेल्फ प्रोटेक्टेड बाय फ्रूट। ये जो रह गया वो यहां नोट कर लीजिए। जो पॉइंट्स आएंगे वो ये कि एक तो डबल फर्टिलाइजेशन, एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये होगा, है ना, इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हर जगह होगा, है ना। दूसरी बात, इनमें पॉलिनेशन होगा ही होगा, बिना पॉलिनेशन के तो नहीं होगा। पॉलिनेशन और हर तरीके से आपने पढ़ा है पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन भी है, एनिमल पॉलिनेशन भी है, वाटर पॉलिनेशन भी है ना। तो पॉलिनेशन इज प्रेजेंट। पॉलिनेशन एयर से भी होता है, वाटर से भी होता है, एनिमल से भी होता है। 12th में दिया है, वहीं पढ़ोगे आप पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज प्रेजेंट। पॉलिनेशन क्यों है, क्योंकि मेल गैमीट नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमीट को पॉलन ट्यूब लेके जाती है एग तक, पॉलन ट्यूब लेके जाएगी, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है ना। और पॉलिनेशन क्यों था, बिकॉज मेल गैमीट आर कैरीड बाय पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब जो है वो मेल गैमीट को लेके जाएगी, तो पॉलिनेशन वाला एक एंगल आएगा, है ना। क्लियर, अगर मैं हटा दूं, इसके अलावा और चीजें इंपॉर्टेंट क्या आएंगी, एंडोस्पर्म का पॉइंट आएगा। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड 3 है, न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशन देता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। जबकि जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉइड था और प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट था। जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट था वही जाके एंडोस्पर्म में चेंज हो गया, जबकि यहाँ पे आपने देखा कि ये ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन वाला पार्ट है उससे एंडोस्पर्म बनता है। सो इट्स ट्रिप्लॉइड, न्यूट्रिटिव टिश्यू एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है।
ये सारी चीजें आएंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्रीफ में कंसिडर करेंगे, है ना। आप फिर से एक बार इसे देख लीजिए। आप जैसे किसी भी प्लांट में देखते हैं तो स्पोरोफाइट है, वहां पे फ्लावर बना। फ्लावर अलग अलग भी हो सकते हैं, मान लीजिए मेल फ्लावर अलग होता, फीमेल फ्लावर अलग होता। तो वो सिचुएशन भी आपने कुकरबिट्स में पड़ी हुई है। जो भी है, फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम गाइनीशियम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो यूनिट स्ट्रक्चर है अकेला, उसे स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन में स्ट्रक्चर आप बनाते ही हैं। एक्चुअली बुक में स्ट्रक्चर भी बने हुए हैं, आप चाहें तो स्टेमन का स्ट्रक्चर एंथर लोब और फिलामेंट होता है। ऐसे यहाँ पे कार्पेल का स्ट्रक्चर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, वो बना सकते हैं। इसी ओवरी के अंदर जब आप सेक्शन कट करेंगे तो ओव्यूल दिखाई देगा, और अगर आपने एंथर का टीएस कट किया तो आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देंगी। सो स्टेमन में माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कार्पेल के अंदर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। The cell is called micro and megaspore mother cell which divide by meiosis forming male and female gametophyte. मेल गेमेटोफाइट का जो पहला स्टेज है उसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। इससे डेवलप होके मेल गेमेटोफाइट बनेगा 3 सेल का, और मेगास्पोर से बनेगा ये फीमेल गेमेटोफाइट। ये कहाँ से बना? फ्रॉम मेगास्पोर। तो फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक कहते हैं इसे, ये बना मेगास्पोर से। माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा तो यहाँ पे बीच में कहीं पॉलिनेशन आएगा, तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ये पॉलिनेशन होना जरूरी है। पॉलिनेशन के बाद ही तो आपको दिखाई देता है 3 सेल का, यहाँ पे पॉलिनेशन आ जाएगा। पॉलिनेशन कैसे होता है वो आपने लिखा कि पॉलिनेशन बाय एयर वाटर एनिमल कैसे भी हो सकता है। अब मेल गैमेटोफाइट में 2 मेल गैमीट्स होंगे, ये फिक्स है, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एक एग और एक पोलर न्यूक्लियाई होगा। तो एक मेल गैमीट एग से फर्टिलाइज करके जाइगोट, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म बनाएगा। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसको आप बोलोगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइज, और यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। फिर एंडोस्पर्म क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद बना तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट हो गया, और पोलाइडी लेवल क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से कैसा हो गया? 3n, ट्रिप्लॉइड हो गया। एम्ब्रियो बन गया जो सीड के अंदर बना। सीड इज बेसिकली फर्टिलाइज ओव्यूल। ऐसे ही जो कार्पेल में ओवरी होगी वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या कहलाएगा? फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? फर्टिलाइज ओवरी। और सीड क्या होता है? फर्टिलाइज ओव्यूल। ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनटू सीड्स एंड फ्रूट्स रेस्पेक्टिवली, और बाकी फ्रूट या सीड्स हट जाएंगे एम्ब्रियो से, फिर आगे एक नया स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है। आपको अगर लिखना हो तो आप यहाँ लिख लीजिए। जो ओव्यूल है वो आगे जाके सीड में चेंज होगा, है ना। सीड को आप बोलेंगे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ऐसे जो फ्रूट है, सॉरी, जो ओवरी है वो आगे जाके चेंज होगी फ्रूट में। तो फ्रूट क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड ओवरी। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू फ्रूट, एंड ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंज इनटू सीड्स। तो इस तरीके से दोनों चीजें बन गई। इस पूरी लाइफ साइकिल को अगर आप देखोगे तो एज यूजुअल जैसे आपको जिम्नोस्पर्म में पढ़ाया था वैसे ही है। लाइफ साइकिल कैसी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक टाइप की है। विद गैमेटिक मियोसिस। गैमेटोफाइट बनाने के लिए मियोसिस हुई है, तो गैमेटिक मियोसिस कहलाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इनमें मियोसिस हुई।
ये एंजियोस्पर्म के बारे में हो गया। एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन सबको पता ही है। एंजियोस्पर्म की दो क्लासेस हैं। अगर आप जैसे डाइकॉट मोनोकॉट आप जानते ही हैं, टू क्लासेस। वन इज डाइकोटिलिडनी, टेक्निकल नेम यही है, डाइकोटिलिडनी। इसका मतलब क्या है? हैविंग टू कोटिलिडन इन सीड। सीड्स में कोटिलिडन्स का नंबर 2 है, तो वो इस क्लास का मेंबर होगा। एंड सेकेंड वन इज मोनोकोटिलिडनी, having one cotyledon in seed. और पहले डाइकॉट आएगा, बाद में मोनोकॉट आएगा, है ना। मतलब दोनों में से अगर कभी एडवांस पूछा जाए कौन सा है, तो ऑफ कोर्स मोनोकॉट है। सो मोनोकॉट आर मोस्ट एडवांस प्लांट है। इन जनरल हम डाइकॉट्स मोनोकॉट्स बोलते हैं। टेक्निकली दे आर belonging to class Monocotyledony, Dicotyledony. Dicots, Dicotyledony, Monocots, Monocotyledony। ये हमारा एंजियोस्पर्म भी टॉपिक पूरा हो गया। इसके बाद बुक में आपके रिपीट कर, मतलब हमारे हिसाब से रिपीट होगा, बुक में तो एक्चुअली लास्ट में ही दिया हुआ था, लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लांट किंगडम। हालांकि हमने सबकी लाइफ साइकिल साइड बाय साइड लिखा हुआ है। एल्गी में आपने लिखा था हैप्लॉन्टिक। सॉरी, फिर से बोलो। इस्लामिक इम्पोर्टेंस। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या कह रहे हो? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो जब आप मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें जो जो प्लांट्स आएंगे, किसी की रूट यूज होती है, किसी का स्टेम, किसी का लीफ, वही आएगा। यहाँ तो कुछ भी डिटेल है ही नहीं ना, मैंने बताया तो आपको। अब आगे आपको जितनी भी बॉटनी पढ़नी है प्लांट की, उसमें 99% एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म के होंगे। जैसे अगर आप मॉर्फोलॉजी इसके ठीक बाद अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फिर फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, फिर उसके बाद फ्रूट, सीड, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड फैमिलीज। तो मॉर्फोलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें आपने जितना भी पढ़ना है, एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल जो मॉर्फोलॉजी में दिया है वो एंजियोस्पर्म है ना। तो इसलिए क्योंकि एंजियोस्पर्म को आगे आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमिकली, फिर फिजियोलॉजी में भी अधिकतर एग्जाम्पल एनाटॉमी के इसके एंजियोस्पर्म के ही हैं। जब आप फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन या प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ोगे, तो वहाँ जो भी है, लाइक ऑक्सीजन का काम क्या है, जीए का काम क्या है, साइटोकाइनिन क्या करता है, हर जगह एग्जाम्पल आपको एंजियोस्पर्म के ही मिलेंगे। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक चैप्टर में नहीं समाई है, वो एनसीईआरटी ने सब चैप्टर में बिखेर रखी है। जैसे जैसे नाम आते जाएंगे वैसे वैसे इनका यूज आता है। यहाँ तो बस ये है कि प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा एंड सबसे एडवांस ग्रुप जो है वो एंजियोस्पर्म है, इसलिए उसको एज ए ग्रुप डिस्कस कर लिया। रेस्ट ऑफ द डिटेल ऑलरेडी आपको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़नी ही है। तो इसलिए एंजियोस्पर्म में यहाँ और कुछ नहीं है, आपको बस एंजियोस्पर्म में फिलहाल के लिए इतना ही याद रखना है। इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था कि जो टॉपिक दे रखा है, दैट इज लाइफ साइकिल पैटर्न इन एंजियोस्पर्म। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, बाकी मैंने आपको सबकी लाइफ साइकिल अलग अलग करके ही पढ़ाई थी, है ना। बट फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी ने लास्ट में दे रखा है, आप देख लीजिए, लाइफ साइकिल पैटर्न इन प्लांट किंगडम, है ना, ऐसे दे रखा है एनसीईआरटी। अब लाइफ साइकिल 3 होती है ना। प्लांट में अगर आप लाइफ साइकिल देखेंगे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, है ना। देख लीजिए, फर्स्ट कहलाती है हैप्लॉन्टिक। मैंने उस दिन भी लिखा था हैप्लॉन्टिक हो या हैप्लो बायोन्टिक हो, बायो वर्ड लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हैप्लॉन्टिक या हैप्लोबायोन्टिक लाइफ साइकिल होगी, तो इसमें मियोसिस कैसी होती है, इसके जाइगोट में मियोसिस होती है। तो दिस इज ऑलवेज विद जाइगोटिक मियोसिस। और हैप्लॉन्टिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम के लिए जो फेज है वो क्या होगी? गैमेटोफाइट, है ना। डोमिनेंट इज गैमेटोफाइट।
क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फेज के लिए हैप्लॉइड जनरेशन है, इसीलिए लाइफ साइकिल का नाम क्या दिया गया, हैप्लॉन्टिक नाम दिया गया है ना। एग्जाम्पल क्या आएंगे यहाँ पे, आपकी बुक में लिखा है मोस्ट ऑफ द एल्गी। एल्गी के अंदर, क्योंकि ये प्लांट किंगडम चैप्टर है इसलिए उन्होंने एल्गी लिखा है। बाकी जब मैंने आपको फंगी पढ़ाया था तब भी लिखा था कि फंगी की भी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। क्योंकि यहाँ चैप्टर प्लांट किंगडम का लाइफ साइकिल पैटर्न आप पढ़ रहे हो, एंड फंगी आर मतलब सेपरेट किंगडम में आ रही है, फंगी आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम एज पर आर.एच. वेटिकर क्लासिफिकेशन। इसलिए यहाँ पे लिखा है बुक में सिर्फ मोस्ट ऑफ द एल्गी। कल को अगर ये आ जाए कि फंगी की लाइफ साइकिल कैसी है, तो आपको मैंने फंगी में पढ़ा रखा है, फंगी की बॉडी भी हैप्लॉइड होती है, उसकी लाइफ साइकिल भी आपको इन जनरल हैप्लॉन्टिक ही कंसिडर करनी है ना। दूसरी लाइफ साइकिल क्या थी, दूसरा डिप्लॉन्टिक। आप चाहे तो दोबारा लिख सकते हैं, डिप्लो बायोन्टिक, बायो वर्ड लगाएं या ना लगाएं। ये इसमें हमेशा गैमीट के लिए मियोसिस होती है, जैसे अभी हमने बनाया था, दिस इज विद गैमेटिक मियोसिस। यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड जनरेशन, इसलिए ये डिप्लॉन्टिक है। स्पोरोफाइट 2n होता है। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें आएगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जिम्नो और एंजियो की लाइफ साइकिल कैसी है, डिप्लॉन्टिक है ना, ये आपको याद रखना है। और जिम्नो की आपने पिछली क्लास में बनी थी, एंजियो की तो अभी रिसेंटली बनाई। अगर आप एंजियोस्पर्म को देखोगे तो एंजियोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड स्टेज कितनी है, केवल ये 3 सेल और 7 सेल, और तो कुछ नहीं है ना। ये 2n है और इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद 2n और 3n से ये सारा स्पोरोफाइट ही आएगा। रूट स्टेम लीफ स्पोरोफाइट में ही होते हैं। बचे ब्रायो और टेरिडो। ब्रायो और टेरिडो में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों लगभग बराबर के लिए होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ साइकिल को रखा गया नाम हैप्लो डिप्लॉन्टिक, या उल्टा करके लिख लीजिए डिप्लो हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों फेजेस आएंगी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या फ्री है वो अलग अलग था। ब्रायोफाइट में आपने लिखा था स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट ओवर पैरेंट गेमेटोफाइट, और टेरिडोफाइट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे, लेकिन दोनों का लगभग बराबर टाइम ड्यूरेशन था। लाइफ साइकिल में जितने टाइम के लिए स्पोरोफाइट है लगभग उतने टाइम के लिए गेमेटोफाइट है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहलाती है। और इनके लिए मियोसिस किसमें हुई थी, सिंपली स्पोर बनाने वाली सेल्स में, स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस किया था। इट मींस कि यहाँ पे लाइफ मियोसिस कैसी हो जाएगी, विद स्पोरेडिक मियोसिस। स्पोर के लिए होती है तो स्पोरेडिक मियोसिस कहते हैं। गैमीट में हुई तो गैमेटिक मियोसिस, जाइगोट में हुई तो जाइगोटिक मियोसिस, ये आएगा। यहाँ पे बोथ गैमेटोफाइट and sporophyte almost share equal time during life cycle। लाइफ साइकिल में दोनों लगभग बराबर टाइम को शेयर करते हैं, जितनी देर के लिए गेमेटोफाइट होगा लगभग उतनी देर के लिए, मोर और लेस लगभग बराबर है, स्पोरोफाइट होगा। एंड इस हिसाब से दोनों नाम दिए गए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या उल्टा लिख लीजिए डिप्लोहैप्लॉन्टिक, है ना। यहाँ एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो 5 ग्रुप्स वी हैव, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अगर पांचों को अलग अलग लाइफ साइकिल में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द एल्गी में ये, ब्रायो टेरिडो में ये, जिम्नो एंजियो में ये, 3 लाइफ साइकिल के टाइप, 5 ग्रुप है हमारे पास। अब जैसे ऑप्शंस 4 बनाए जाते हैं तो 3 ऑप्शन ये हो गए, इसको और इसको अलग अलग कंसिडर करके चौथा नंबर दे दिया। हैप्लोडिप्लॉन्टिक अलग ऑप्शन है और डिप्लोहैप्लॉन्टिक अलग है। और अब आपसे कहा जाए कि ब्रायोफाइट्स में क्या है,
तो क्योंकि ब्रायोफाइट्स में आपने डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट पढ़ी थी, तो इन दोनों में से बेटर आंसर क्या बोला जाएगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बिकॉज हैप्लॉइड फेज यानी गैमेटोफाइट पहले आ रहा है, डोमिनेंट था। लेकिन स्पोरोफाइट जब हमने पढ़ा था, ये टेरिडोफाइट, तो टेरिडोफाइट में हमने स्पोरोफाइट को पहले पढ़ा था। तो इन दोनों में से बेटर आंसर क्या होगा? डिप्लोहैप्लॉन्टिक होगा। तो अगर इन दोनों को अलग अलग कंसिडर करके पूछा जाए कि ब्रायो में क्या और टेरिडो में क्या, तो ये रेस्पेक्टिव है। ब्रायोफाइट्स में आंसर आएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडोफाइट का आंसर आ जाएगा डिप्लोहैप्लॉन्टिक, है ना। तो क्योंकि चार ऑप्शंस चाहिए तो चार ऑप्शंस यहीं से ले लिए जाएंगे। अदरवाइज एनसीईआरटी ने दोनों टर्म को एक ही कंसिडर किया गया, ये याद रखिए। फिर सबसे लास्ट लाइन इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ हमेशा लिखा है मोस्ट ऑफ द एल्गी। तो फिर फ्यू एल्गी मतलब कुछ और एल्गी भी होंगी जो ये चीज शो नहीं करती होंगी, उनमें ये या ये ऑप्शन है। सो देयर आर फ्यू एल्गा जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती है ना, एक्सेप्शन है। उन एक्सेप्शंस में कुछ ऐसी एल्गी भी हैं जिनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें डिप्लॉन्टिक भी है। वो नाम क्या क्या है वो याद रखिएगा, है ना? और वो नाम कौन कौन से हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द एल्गी है ना। ये मोस्ट ऑफ द एल्गी कैसी होती हैं? हैप्लॉन्टिक। लेकिन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करेगा? फ्यूकस। फ्यूकस कौन सी एल्गी है बताओ? डिप्लॉन्टिक। ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी, एल्गी है? ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी है ना। तो ब्राउन एल्गी में फ्यूकस अगर है तो उसमें आंसर क्या आएगा? डिप्लॉन्टिक आएगा, है ना, उसमें हैप्लॉन्टिक नहीं आएगा। ऐसे ही दो नाम यहाँ पे मेंशन है बुक में। एक है एक्टोकार्पस, ये कौन सा एल्गी है? सर ये भी ब्राउन ही है। ब्राउन एल्गी। एंड पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी, ग्रीन। रेड एल्गी, है ना। तो एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। तो ये एक्सेप्शन है, तीन एल्गी है, बट एल्गी में जैसे नॉर्मली ग्रीन एल्गी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैप्लॉन्टिक। या बिना किसी नाम के, ये नाम छोड़ के कोई और नाम आपसे पूछा जाए एल्गी है और लाइफ साइकिल कैसी होगी, तो ठीक है। बस आपको ये नाम नहीं दिए तो इसका मतलब हैप्लॉन्टिक हो। हो गया चैप्टर प्लांट किंगडम कंप्लीट। इससे ज्यादा प्लांट किंगडम में आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, और ना ही इससे ज्यादा आपको कहीं से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, हटा दो शीट में। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से स्ट्रक्चर क्या दिखाई दे रहा है उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। 2 मिनट दो, मैं जरा एक गिलास पानी पीता हूँ पहले। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब पहली चीज, फ्लावरिंग प्लांट अगर हम प्लांट किंगडम को कंटिन्यूएशन में ले तो फ्लावरिंग प्लांट का टेक्निकल टर्म था फेनेरोगेम।
आपने प्लांट किंगडम की स्टार्टिंग में लिखा था क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम्स नॉन फ्लावरिंग है, एल्गी ब्रायोटेरिडो, और फ्लावरिंग में जिम्नो और एंजियो आएंगे। जिम्नोस्पर्म में दो ग्रुप थे, एक साइकस वाला और एक पाइनस वाला, और एंजियोस्पर्म में डाइकॉट मोनोकॉट। तो वैसे तो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो डाइकॉट मोनोकॉट से ही लिए गए, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से फ्लावरिंग प्लांट का जो एग्जाम्पल कंसिडर किया, उन्होंने कहीं ये नहीं लिखा कि फ्लावरिंग प्लांट में जिम्नोस्पर्म नहीं आता। वो बात अलग है कि जितने भी एग्जाम्पल कोट किए गए हैं रूट स्टेम लीफ में या किसी और चीज में, वो सब एंजियोस्पर्म से कॉपी किए गए। तो हम जब पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी तो बेसिकली ये जिम्नो और एंजियो दोनों की हो सकती है। और अगर मैं आपको कहीं पे ब्रायोफाइट का कुछ पूछूं या टेरिडो का भी पूछूं तो जितना आपको पढ़ाया गया है प्लांट किंगडम में उतना ही यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर जैसे लीफ आपने पढ़ा था तो टेरिडोफाइट की लीफ कैसी थी, पिन्नेटली कंपाउंड थी। अब आप ये नहीं कह सकते कि उसमें फर्न की लीफ पिन्नेटली कंपाउंड है। तो पिन्नेटली कंपाउंड का एग्जाम्पल जो यहाँ दिया है, मतलब एनसीईआरटी ने जो मॉर्फोलॉजी में दिया है वो तो दिया ही है कि लीफ पिन्नेटली कंपाउंड या पामेटली कंपाउंड होती है या सिंपल लीफ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होती या टेरिडोफाइट में ये नहीं होती या ब्रायोफाइट के मॉस में लीफ बनी थी तो वो भी सिंपल लीफ थी। तो दोनों चैप्टर्स को लेना है, बस ये बात अलग है कि एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो इन सब में जो भी चेंजेस थी, जो भी मॉर्फोलॉजी थी वो आपको प्लांट किंगडम में दे दी गई, और जो एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी है बेसिकली वो आपको इस चैप्टर में डिटेल में दी हुई है। एग्जाम्पल टेरिडो का भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको कॉम्पिटेटिव पढ़ा रहा हूँ तो मैं दोनों ले सकता हूँ। एनसीईआरटी से जब भी आप पढ़ेंगे तो टेरिडो का एग्जाम्पल टेरिडो में दिया है और जिम्नो का जिम्नो में, एनजीओ का एनजीओ में दे रखा है, इस तरीके से दिया। किसी भी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में, मतलब एक जनरल फ्लावरिंग प्लांट लें तो मोस्ट ऑफ द केस में जो बायोलॉजी में एक टिपिकल डाइकॉट रिप्रेजेंट करता है वो मस्टर्ड का प्लांट है। मस्टर्ड फैमिली इज ए टिपिकल डाइकॉट फैमिली। और अगर आप ग्रासेस को देखोगे, सीरियल्स, मेज, वो एक मोनोकॉट की फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आप मस्टर्ड का प्लांट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं तो मस्टर्ड के प्लांट में आपको रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये 6 पार्ट दिख जाएंगे आसानी से, नेकेड आई से दिख जाएंगे। मॉर्फोलॉजी है तो नेकेड आई से ही स्टडी करनी पड़ेगी, सेक्शन कट करके स्टडी करोगे तो फिर तो एनाटॉमी हो जाएगा। तो किसी भी टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में अगर हम देखें, जर्नल लाइन है, इन्हें टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट देर आर 6 पार्ट, है ना, क्या क्या है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड। अगर आप चैप्टर देखोगे तो ये सारी हेडिंग आपको आगे पढ़नी है। रूट, स्टेम और लीफ ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते। जबकि फ्लावर, फ्रूट, सीड ये रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं, बिकॉज ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंसर्न है। और इसमें से भी आपको पता ही है कि फ्लावर कैसा है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्शन से पहले का केस है। और फ्रूट और सीड रिप्रोडक्शन के बाद बनता है, अभी आपने लाइफ साइकिल में देखा ही है, ओवरी से फ्रूट बनेगा और ओव्यूल से सीड बनेगा, तो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव कहलाते हैं दोनों रिप्रोडक्टिव, बट प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, है ना। प्री रिप्रोडक्टिव है फ्लावर और फ्रूट और सीड कैसे हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। रूट, स्टेम, लीफ, अगर स्टेम ब्रांच होगा तो आपको ब्रांचेस मिलेंगी, स्टेम अगर अनब्रांच है तो ब्रांचेस नहीं मिलेंगी। तो ब्रांचेस को हमने कहीं अलग नहीं कंसिडर किया। ऐसे कोई अगर बड है तो बड एक्चुअली शूट को रिप्रेजेंट करती है, तो स्टेम और लीफ का कंडेंस फॉर्मेट है, तो बड भी एक वेजिटेटिव पार्ट कहलाएगा। क्योंकि हम एक टिपिकल प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसलिए ये सारे प्लांट पार्ट्स आएंगे, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड। इस पूरे चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। फ्लावर के पार्ट्स अलग हैं, फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, वो भी आप पढ़ोगे, और फ्रूट और सीड भी आपको पढ़ना ही है मॉर्फोलॉजी में। इसके बाद बस बुक में फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और 3 या 4 फैमिलीज हैं जिनका डिस्क्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उन फैमिलीज की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी दे रखी है तो हमें वो भी देखें।
वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें जो पार्ट आएगा वो रूट है ना। फर्स्ट पार्ट इज रूट। हमें इसमें से रूट पढ़ना है ना। अब डेफिनेशन, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, मॉडिफिकेशंस, टाइप, ये सारी चीजें आती है ना। रूट को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर कहा जाए कि कौन सा प्लांट पार्ट रूट कहलाएगा तो उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? अब जैसे भी आपने लाइफ साइकिल बनाया, लाइफ साइकिल में क्या बनाया था? सीड या फ्रूट बनाया था, या नॉर्मली आप अपने घर में या गार्डनिंग में ही देखते होंगे। तो आप सीड को अगर मिट्टी में डाल देते हैं, सो कर देते हैं, तो वहां से सीड जर्मिनेट होता है, रेडिकल प्लिम्यूल बनता है, रेडिकल से आगे जाके रूट बनती है, प्लिम्यूल से शूट बनता है, और शूट से आगे जाके फिर ब्रांचेस, स्टेम, लीफ, जो भी बनना है वो बन जाएगा। तो बेसिकली रूट क्या है? रूट वो पार्ट है जो रेडिकल से ओरिजिनेट होगा, है ना। अभी हम जर्नलाइज पढ़ रहे हैं तो रेडिकल एम्ब्रियो का पार्ट है, और एम्ब्रियो तो हर जगह होगा। डाइकॉट में भी एम्ब्रियो था, मोनोकॉट में भी एम्ब्रियो था, इवन जिम्नोस्पर्म में भी एम्ब्रियो होता है, और टेरिडोफाइट में भी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो तो हर जगह है, तो रूट, स्टेम, लीफ तो हर जगह बनेगी। तो जो रेडिकल से ओरिजिनेट होता है वो रूट कहलाती है। इन मोस्ट ऑफ द केस रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती है, लाइट के अपोज में। जहां लाइट होती है वहां रूट नहीं जाती, अंधेरे में जाती है, डार्क में जाती है। तो क्योंकि वो लाइट के अपोज में जाती है या टुवर्ड्स ग्रेविटी, जमीन के नीचे जाती है, अगर आप रूट को ऊपर भी कर दोगे ना तो भी वो कुछ दिनों के बाद रूट बेंड करके मिट्टी के नीचे चली जाएगी अपने आप, है ना। जैसे एक आप चने का स्प्राउट बनाइए, चने के स्प्राउट्स तो मार्केट में भी आते हैं और बहुत सारे घर में भी बनते ही हैं। उसमें आप अगर आप रेडिकल को ऊपर करके चने को मिट्टी में गाड़ भी दोगे तो भी कुछ दिनों के बाद, 3 से 4 दिनों के बाद देखोगे तो वो रूट जो है वो यू शेप में बेंड करके नीचे चली जाएगी, और जो नीचे प्लिम्यूल था, स्टेम, वो यू शेप में बेंड करके ऊपर निकल आएगा। क्योंकि ये जेनेटिक रिस्पॉन्स होते हैं कि रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगी और स्टेम लाइट की तरफ ग्रो करता है। एक्सेप्शंस हैं, बट अभी हम सब चीजों को जर्नल लेके पढ़ रहे हैं। तो रूट को अगर हम डिफाइन करें तो रूट क्या है? इट्स द प्लांट पार्ट, है ना। ये प्लांट पार्ट है विच ग्रोज टुवर्ड्स ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं तो इसे क्या बोला जाता है? पॉजिटिवली। टुवर्ड्स है तो वर्ड क्या आएगा? पॉजिटिवली। जियो मतलब ग्रेविटी, ट्रॉपिक इज द मूवमेंट, तो ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहलाती है। एंड अवे फ्रॉम लाइट, हमेशा लाइट से दूर जाती हैं रूट्स। लाइट से दूर जाती हैं तो क्या कहलाएगा? नेगेटिवली। लाइट के लिए वर्ड यूज होगा फोटो, एंड ट्रॉपिक इज द मूवमेंट। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इन जनरल रूट्स ग्रो करती हैं अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स ग्रेविटी, सो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ट्रॉपिक इज द मूवमेंट, है ना। हालांकि हमें प्लांट मूवमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं पढ़ना, पुरानी एनसीईआरटी में प्लांट मूवमेंट एक चैप्टर था कि प्लांट भी मूव करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है कि प्लांट पार्ट का मूवमेंट हो, रूट कहीं नहीं जाती, बस रूट लंबाई में एक जगह से दूसरी जगह ग्रो कर जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। किससे बनती है रूट? वो आप जानते ही हैं, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल का एम्ब्रियोनिक टर्म क्या होता है? हाइपोकोटाइल। ये वर्ड आपको याद होंगे, रेडिकल और हाइपोकोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिया है डाइकॉट का, वहां पे आप इन टर्म्स को देख सकते हो। तो एक डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल या हाइपोकोटाइल होगा। हाइपोकोटाइल एम्ब्रियोनिक टर्म होता है। हाइपोकोटाइल जब स्प्राउट बन जाएगा, जब छोटा सा स्ट्रक्चर बाहर आएगा तो वो रेडिकल कहलाता है, और फिर आगे उससे ग्रो करके रूट बनती है। रूट जो वो प्लांट पार्ट है जो रेडिकल या हाइपोकोटाइल से डेवलप होती है, मिट्टी में नीचे जाएगी, मींस अवे फ्रॉम लाइट है, टुवर्ड्स ग्रेविटी है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन को प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है?
प्राइमरी फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। रूट का मेन काम क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। अब बुक में मान लीजिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम सॉइल, तो इसका मतलब प्लांट टेरेस्ट्रियल होगा। ये तो ऑब्वियस है ना, हमेशा इन चीजों को तो आपको खुद ही सिग्निफिकेंस में लेना होगा, क्योंकि अगर सॉइल लिखा है तो इट मीन्स कि प्लांट टेरेस्ट्रियल होगा, तो सॉइल से अब्जॉर्ब करेगा। अगर प्लांट एक्वेटिक होगा तो जो पानी में डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर प्लांट एयर में होगा तो जो एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिएंट्स और वाटर वेपर फॉर्म में है, मॉइस्चर की फॉर्म में है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये डिपेंड करता है। हालांकि बुक्स में सॉइल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम टेरेस्ट्रियल प्लांट को लेके कंसिडर कर रहे हैं। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल है ना, एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ये मेन फंक्शन है। और इसके अलावा एंकरेज है ना, एंकरेज देना। एंकरेज का मतलब है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना है ना। ये मिट्टी में बांध के रख, रूट्स का काम क्या है? मिट्टी को बांध के रखेंगी जिससे प्लांट अपने आप को मिट्टी में सीधा खड़ा कर पाएगा। अगर रूट्स नहीं है तो खड़े होने में दिक्कत होगी। तो रूट्स का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड एंकरेज। तो ये तो रूट के बारे में चीजें होगी। रूट दो टाइप की होती है। सीधे सीधे टाइप्स की बात करते हैं तो टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। देखिए रूट से क्वेश्चन इस बार आया था नीट में, फाइब्रस रूट्स को लेके पूछा गया था। टाइप्स, टाइप्स के हिसाब से जो पहला टाइप है वो क्या है? फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। टैप रूट और उससे जो पूरा डिवाइड करके स्ट्रक्चर बनेगा वो सिस्टम कहलाएगा। टैप रूट क्या है? वो एग्जैक्टली ये है जो लिखा हुआ है कि जो रेडिकल से डेवलप होगी, जिसको आगे जाके प्राइमरी रूट बोला जाएगा, बिकॉज वो सबसे पहले वही बनी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट। और फिर वो डिवाइड करके, प्राइमरी है तो फिर डिवाइड करके सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी डिवाइड करेगी तो टर्शरी बनेगी, टर्शरी डिवाइड करेंगी तो क्वाटरनरी बनेगी। तो एक पूरा रूट सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। तो टैप रूट का मतलब क्या है? विच ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल as primary root, later on divide and form root system। बाद में आके वो डिवाइड करेगी और रूट का सिस्टम बनाएगी, मतलब प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से क्वाटरनरी है ना। इसको हम टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। कर दो टर्न। yes sir। इस तरीके, जैसे मान लीजिए ये सॉइल का लेवल है, आपने एक सीड को सो कर दिया, ये सीड है, तो सीड से जो पार्ट बाहर आएगा, ये पार्ट क्या है? ये एपिकोटाइल है। कॉटिलेडन से ऊपर है तो क्या लिखा जाएगा? एपिकोटाइल। ये आगे जाके क्या बनाएगा? प्लीम्यूल। इससे आगे जाके क्या बनेगा? शूट। अभी हम शूट नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी नीचे क्या है हमारा? पार्ट जो ग्रो करेगा कॉटिलेडन के नीचे आ रहा है तो क्या कहलाएगा? बिलो कॉटिलेडन, मतलब हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल आगे जर्मिनेट करके क्या बनाता है? रेडिकल। और रेडिकल से आगे जाके क्या बनती है? रूट। तो जब ये रेडिकल से रूट बनेगी तो रूट बनने पे ये इस तरीके से बन जाएगा। ये मेन हो गई, ये वो है जो प्राइमरी रूट है। फिर जब ये डिवाइड करेगी तो यहाँ से जो है वो सेकेंडरी रूट्स निकल आएंगी इस तरीके से। फिर इनसे जो है वो टर्शरी रूट्स निकलेंगी और फिर क्वाटरनरी एंड रूट फाइबर बनते जाएंगे। तो टैप रूट में हमेशा एक रूट मेन होती है, जो मेन होती है उसी को हम प्राइमरी रूट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट को ही टैप रूट कहा जाता है।
और ये वो है जो रेडिकल से जो जर्मिनेट करने के बाद बनी। बाकी अलग अलग है ना, जैसे रेडिश मूली होती है या गाजर होती है, तो उसमें जो गाजर या मूली का जो स्ट्रक्चर है व्हाइट या ऑरेंज कलर का, वो टैप रूट है, प्राइमरी रूट है। और मूली में छोटे छोटे रेशे आपको छोटे छोटे से दिखाई देंगे, वो मे बी सेकेंडरी, और अगर उनसे भी कुछ डिवाइड करके बन रहा होगा तो टर्शियरी लाइकवाइज। तो ये टैप रूट सिस्टम हो गया। रूट सिस्टम का मतलब है कि डिवीजन हो गया और फर्दर रूट्स बन गई, बट एक्चुअली जो मेन रूट है वो क्या है, प्राइमरी रूट या टैप रूट कहलाती है। और ये वो है जो रेडिकल से या हाइपोकोटाइल से बनी थी। ठीक है, ये टैप रूट सिस्टम हो गया। एग्जाम्पल क्या है टैप रूट का? एग्जाम्पल डाइकॉट में तो टैप रूट होती है, बाकी मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ाया था, पिछली क्लास का याद हो तो साइकस स्पाइनस दोनों ही जगह आपने टैप लिखा था, है ना। तो मैं आपको बस सिर्फ याद दिलाऊंगा, बाकी मैंने आपको जिम्नो का जिम्नो में लिखा रखा है, टेरिडो का टेरिडो में, और ब्रायो का ब्रायो में। ब्रायो में हालांकि रूट नहीं थी, ब्रायोफाइट्स के मॉस में केवल लीफ बना था, राइजवाइड और एक्सिस था, रूट और स्टेम नहीं होते। फिलहाल जहां जो भी चीजें हैं वहां पे आपको भी याद रखनी है, मेरा काम है रिवाइज कराना, वो मैं करा दूंगा। बहुत सारे केसेस में, मतलब जब आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ोगे, स्पेशली फॉर रूट स्टेम एंड लीफ, जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर डाइकॉट के साथ मैच करते हैं। तो अधिकतर केस में आपको ऑप्शन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म मिलेगा। मोनोकॉट बिल्कुल अलग होगा, है ना, जबकि डाइकॉट और मोनोकॉट जिम्नोस्पर्म की क्लास, एंजियोस्पर्म की क्लासेस हैं, और जिम्नो अलग था। फिलहाल यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स। डाइकॉट एंजियोस्पर्म की क्लास है, जिम्नोस्पर्म पूरा। तो जिम्नो और डाइकॉट के अंदर कौन सी रूट्स होती हैं? टैप रूट होती है। दूसरा क्या आएगा ये टैप रूट सिस्टम का? सेकंड वन इज कॉल्ड एडवेंटिशियस। रूट डिवाइड कर लेगा तो सिस्टम बन जाएगा। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम था। अब एडवेंटिशियस में क्या होगा? ऐसा नहीं होता कि एडवेंटिशियस में, क्योंकि ये होता है कि एडवेंटिशियस को हम जर्नली, मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब है जो रेडिकल के अलावा कहीं और से निकले वो एडवेंटिशियस। वो तो ठीक है, बट क्या रेडिकल वाली रूट्स नहीं होती यहाँ पे? होती है, लेकिन वो डीजनरेट हो जाती है ना। ऐसा नहीं कि मोनोकॉट के सीड में, अगर ये डाइकॉट का सीड है तो हाइपोकोटाइल या रेडिकल है, तो मोनोकॉट का सीड होगा तो क्या हाइपोकोटाइल और रेडिकल नहीं होगा? ऐसा तो नहीं होता। मोनोकॉट में भी रेडिकल प्रेजेंट होता है। होता यह है कि मोनोकॉट के अंदर रेडिकल वाली जो रूट होती है वो डीजनरेट कर जाती है, कुछ टाइम के बाद जेनेटिकली वो खत्म हो जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी, और प्लांट को अपने सर्वाइवल के लिए नई रूट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। अब रेडिकल तो पूरे सीड में एक ही होता है, और अगर वो वाली रूट खत्म हो गई तो डेफिनेटली जो नई रूट्स निकलेंगी वो तो अदर देन रेडिकल ही होंगी ना, क्योंकि रेडिकल तो खत्म हो गया। तो अब जो नई रूट्स निकलेंगी वो अदर देन रेडिकल निकलेंगी। तो एडवेंटिशियस का मतलब हुआ अदर देन रेडिकल, बट इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि प्राइमरी रूट या टैप रूट डीजनरेट हो गई, एंड देन सर्वाइवल के लिए अदर देन रेडिकल रूट्स निकली है, और फिर वो एडवेंटिशियस कहलाती है। तो यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्राइमरी रूट है, टैप रूट जिससे बन रहा था, जो रेडिकल से डेवलप हो रही थी, है ना, विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल, दिस soon degenerate। इसके बाद क्या होगा? न्यू रूट्स arise from the part other than radical। क्योंकि रेडिकल वाली रूट तो खत्म ही हो गई, तो अब जब रूट निकलेंगी तो डेफिनेटली ऐसे प्लांट पार्ट से निकलेंगी जो रेडिकल के अलावा। इसी को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ये आपको मिलेगा इन मोनोकॉट्स। तो जिम्नो और डाइकॉट में टैप रूट है, और मोनोकॉट्स के अंदर एडवेंटिशियस है। बेसिकली रूट के दो ही टाइप होते हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स। अगर आप इस एडवेंटिशियस में ये जो अदर देन रेडिकल लिखा है इसको डिफाइन कर पाए तो एक थर्ड कैटेगरी बन जाएगी। थर्ड कैटेगरी बेसिकली एडवेंटिशियस का ही वर्जन है। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा कि रूट 3 टाइप की होती हैं, उन्होंने तो हेडिंग दी है टाइप्स ऑफ रूट, और उसमें पहले समझा दिया टैप रूट, फिर एडवेंटिशियस, फिर तीसरा फाइब्रस।
तो कहीं ये नहीं लिखा कि रूट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, बस आपको 3 समझा दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं 3 टाइप होते हैं। टाइप तो रूट के 2 ही होते हैं, या तो रेडिकल से बनेगा तो प्राइमरी रूट यानी टैप रूट, और अगर उसके अलावा कहीं और से बना तो सब जगह एक ही नाम आएगा, दैट इज एडवेंटिशियस। सो रूट्स आर बेसिकली कैटेगराइज इनटू 2, टैप रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अगर हम एडवेंटिशियस में ये बोल रहे हैं कि अदर देन रेडिकल होंगी, तो व्हाट इज अदर पार्ट? इफ द अदर पार्ट इज द लोअर बेस ऑफ द स्टेम, तो उसको फाइब्रस बोलते हैं। एग्जाम्पल में वीट दिया है, वीट इज ऑल्सो ए मोनोकॉट। यही 13 में, ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया था फाइब्रस रूट सिस्टम का। थर्ड क्या है? फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट का मतलब क्या है? विच डेवलप फ्रॉम द लोअर बेस या नोड लिख लीजिए ऑफ द स्टेम। और बेसिकली क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, इट्स ए टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट, बिकॉज एडवेंटिशियस का मतलब है अदर देन रेडिकल। तो फाइब्रस एक तरीके का एडवेंटिशियस रूट ही है, बस यहाँ जर्नल है अदर देन रेडिकल, या इसको नाम दिया गया कि अदर देन रेडिकल का मतलब है लोअर नोड ऑफ द स्टेम, तो उसको फाइब्रस बोलते हैं। एग्जाम्पल में वीट आ जाएगा, एंड वीट इज ए मोनोकॉट। वीट क्या है? एक मोनोकॉट ही है। तो रूट 3 अलग अलग टाइप के हो गए, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। क्लियर? अब आता है किसी भी एक रूट का स्ट्रक्चर, चाहे एडवेंटिशियस का हो, फाइब्रस का हो या टैप रूट का हो, स्ट्रक्चर सबका एक जैसा ही आएगा। यस सर। ओके। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में रूट का क्या क्या चीजें आएंगी? ये रूट का एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ये बना। सबसे अंदर रूट के टिप को अगर आप देखेंगे, बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे जो अंदर है, ये क्या कहलाता है? ये है जोन, मतलब एरिया ऑफ सेल डिवीजन, जहाँ पे सेल डिवाइड कर रही है ना? इसको आप मेरिस्टेमेटिक जोन बोलते हैं। जितने हिस्से में सेल डिवाइड कर रही होंगी वो क्या कहलाएगा? मेरिस्टेमेटिक जोन। निकनेम में क्या बोलेंगे इसे आप? रूट मेरिस्टेम। ये होगा इट रूट मेरिस्टेम को। और इसमें है क्या? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करने वाली। एनाटॉमी के हिसाब से जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती चली जा रही है और कुछ नहीं। अब क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रही है तो इमैच्योर होंगी, इमैच्योर होंगी तो इनको प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो डार्क कलर से बना हुआ है ये कहलाता है रूट कैप। ये डेड है, रूट कैप लिविंग टिश्यू नहीं होता, ये डेड है, डेड सेल्स का बना हुआ है। डेड सेल्स जब भी आप बोलेंगे तो सेल में जो लिविंग मैटर होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो गया तो बचा केवल सेल वॉल, तो केवल ये सेल वॉल का बना हुआ है, तो इसे आप डेड रूट कैप बोलेंगे आप, है ना? इसका काम क्या होगा? दिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है? अब रूट कैप के पीछे जो सेल्स होती हैं वो सेल्स क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं इलोंगेशन जोन। ये जो सेल्स हैं यहाँ पे सेल्स लंबाई में होंगी, है ना, इलोंगेटेड होंगी, लेंथ वाइज ज्यादा है।
इस तरीके से है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं जोन ऑफ सेल इलोंगेशन या इलोंगेशन जोन लिख लीजिए एक ही बात, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन या इलोंगेशन जोन मान लीजिए। ये ये हम टिप से पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल जैसे पूछा जाता है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है कि ये प्रॉक्सिमल एंड है तो हम डिस्टल एंड की तरफ जा रहे हैं, ये टिप से हम बैक में जा रहे हैं, तो रूट की टिप पे बेसिकली रूट कैप होगा। वैसे तो आप जब एनाटॉमी में पढ़ोगे तो लिखा होता है कि जो मेरिस्टेम होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम के एग्जाम्पल में रूट मेरिस्टेम आता है जो एपेक्स पे होते हैं, बट एक्चुअली जब आप एनाटॉमी में इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एपेक्स पे तो यहाँ रूट कैप है, रूट मेरिस्टेम के ऊपर ही है ना, तो सबसे ऊपर क्या आएगा ये, तो ये एपिकल होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, सब एपिकल इन पोजीशन हो जाएगा। फिर भी हालांकि ये एपिकल मेरिस्टेम ही कहलाता है, रूट का मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, जब ये डिवीजन बंद करेंगी तो पहले इनकी लंबाई बढ़ेगी, तो यहाँ पे लंबी लंबी सेल्स बन जाएंगी, इसे कहते हैं जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। और फिर इसके बाद यहाँ पे सेल मैच्योर होंगी, जब यहाँ पे सेल मैच्योर होंगी तो ये मैच्योरेशन जोन होगा। मैच्योरेशन जोन में भी जो सेल सबसे बाहर की होगी वही सेल आगे जाके इलोंगेट करके रूट हेयर बना देगी, तो यहाँ से रूट हेयर जोन पहले आएगा, है ना। जो इलोंगेटेड सेल्स हैं अगर वो बाहर वाली सेल्स हैं तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रूट हेयर बन जाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड रूट हेयर जोन। और फिर ये पीछे जो आएगा वो मैच्योरेशन जोन या जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन का मतलब है यहाँ पे जो एनाटॉमी में आप रूट का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, पिथ, मेडुला, वेस्कुलर बंडल, जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो आपको यहाँ से दिखाई देता है। तो रूट के टिप पे ये अलग अलग आएंगे, तो रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन, रूट हेयर और फिर उसके बाद मैच्योरेशन जोन। रूट हेयर मैच्योर सेल हैं, ये मैच्योर नहीं है, मैच्योर और मेरिस्टेम के बीच में स्टेज जो है वो इलोंगेशन की है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये आपको अलग अलग एरिया दिखाई देंगे, सबके अलग अलग काम है। अलग अलग काम क्या है, रूट क्या प्रोटेक्टिव होती है क्योंकि डेड बनी है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को प्रोटेक्शन देना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, तो रूट की अगर लंबाई बढ़ रही है, नई सेल्स ऐड हो रही हैं, तो नई सेल्स ऐड कहाँ से होंगी, जब नई बनेंगी तो ऐड होंगी, तो बनती कहाँ से हैं, वो यहाँ से बनती हैं। फिर जब डिवीजन रुक जाएगा तो सबसे पहले सेल अपना लंबाई में इंक्रीज करेगा, तो जोन ऑफ सेल इलोंगेशन कहलाता है। और फिर उसके बाद उसके फंक्शन डिसाइड होंगे, फंक्शनल बेसिस पे अगर एपिडर्मल सेल से रूट हेयर बन गए तो रूट हेयर जोन जो वाटर एब्जॉर्प्शन करेंगे, और फिर उसके बाद अगर बाकी की स्ट्रेंथ देखनी है तो मैच्योरेशन जोन लाइक कॉर्टेक्स, पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम, कंजक्टिव टिश्यू, मेडुला, पिथ, जो भी कुछ है वो यहाँ से बनेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग। यहां से अगर कहा जाए कि इसके फंक्शंस बताइए, क्योंकि आपने देखा प्राइमरी फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। अब मान लीजिए आपको ऑप्शन ये दे दिए गए, सेल मैच्योरेशन जोन, रूट हेयर जोन, इलोंगेशन जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, which of the zone of the root is responsible for maximum water absorption? तो आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ से, तो रूट हेयर जोन से होगा, है ना। रूट हेयर जोन का काम क्या है, मैक्सिमम बोला जा रहा है, 100% नहीं, सबसे ज्यादा, सो दिस इज फॉर मैक्सिमम वाटर। वैसे भी रूट हेयर का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, प्लांट फिजियोलॉजी में दिया है ना, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में। अब आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम आयन एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स आयन होते हैं, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, रूट हेयर से मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, फिजियोलॉजी में दिया है ना, मिनरल एब्जॉर्प्शन अलग दिया है, वाटर एब्जॉर्प्शन अलग दिया है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो रूट हेयर है, तो मिनरल एब्जॉर्प्शन का रूट हेयर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या है, क्योंकि आएगा तो रूट से ही। तो रूट में कौन सा पार्ट है जो आयन एब्जॉर्प्शन या मिनरल एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ये इलोंगेशन जोन है। एक्चुअली दोनों का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है, इसीलिए हेडिंग अलग अलग है एनसीईआरटी में, वाटर एब्जॉर्प्शन अलग है और मिनरल एब्जॉर्प्शन अलग है। ऐसा नहीं है कि मिनरल यहाँ से नहीं एब्जॉर्ब हो सकते या वाटर यहाँ से नहीं हो सकता, दोनों जगह दोनों पॉसिबिलिटी है, बट जब मैक्सिमम आएगा, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर,
एंड मोस्ट ऑफ द मिनरल इनटेक बाय इलोंगेशन जोन। ये किसके लिए होगा? दिस इज फॉर मैक्सिमम मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो फंक्शनल बेस पे आप अलग अलग आएगी। और रूट में जो एक्चुअली स्ट्रेंथ होती है, और अगर ये डाइकॉट की रूट है तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो वो सारा जो भी पार्ट होगा वो यहाँ से होता है, मैचुरेशन जोन से। ये यहाँ से कुछ नहीं होता, जो है वो लिखा हुआ है। ये लेंथ बढ़ाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। आयन एब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ से होगा, प्रोटेक्शन ऑफ मेरिस्टम यहाँ से होगा। ये सारी बातें आई। फिर आप एनसीईआरटी में एक चीज और भी पढ़ेंगे, यहाँ पे एक डॉट है, मैं रेड कलर का बना दे रहा हूँ। मेरिस्टेमेटिक एरिया में ये पीछे की तरफ होता है, टिप से पीछे की तरफ होता है। ये क्या कहलाता है? इसको बोला जाता है क्विसेंट सेंटर। या क्विसेंट जोन लिख लीजिए। ये और क्विसेंट जोन, या इसका इसका काम क्या है? ये रूट मेरिस्टम को दोबारा बनाने के लिए चाहिए, है ना। जैसे आप अगर सेल साइकिल को समझो, तो सेल साइकिल में आप जी नॉट स्टेज पढ़ते हैं ना। जी नॉट स्टेज वो स्टेज है, इससे भी इस बार क्वेश्चन आया था और बड़ा कंफ्यूजन रहा था जी नॉट स्टेज को लेके। और पिछले साल भी आया था, तब भी बड़ा कंफ्यूजन था जी नॉट स्टेज को लेके। अब पता नहीं, जब आप जी नॉट स्टेज पढ़ोगे तब का तब है। हम फिलहाल बॉटनी की बात कर लेते हैं। तो जी नॉट स्टेज में क्या होता है कि सेल साइकिल अरेस्ट कर जाती है, रुक जाती है। और वहां लिखा है कि मे एग्जिट। मे एग्जिट का मतलब कंडीशन है, अगर सेल साइकिल को छोड़ के जाना है तो सेल छोड़ सकती है, और अगर सेल साइकिल में एंटर करना है तो एंटर कर सकती है। एंटर करेगी तो G1 S G2 और M चारों फेजेस पूरी करेगी। और अगर एग्जिट करना चाहे तो डॉटर सेल्स मैच्योर होके कोई और काम करेंगी, डिवीजन नहीं करेंगी, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी जी नॉट स्टेज में होती हैं। टेम्परेरी जी नॉट स्टेज का मतलब है दे डिवाइड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। अगर जरूरत पड़ी तो डिवाइड करेंगी, वरना नहीं करेंगी। और कुछ ऐसी होती हैं जो परमानेंट जी नॉट स्टेज को छोड़ के चली जाती हैं, वो कभी डिवाइड नहीं करेंगी, है ना। तो जैसे आप जूलॉजी में तो ऐसे बहुत से एग्जांपल पढ़ोगे कि लाइक न्यूरॉन्स है, वो कभी डिवाइड नहीं करते, है ना। तो कभी भी जी नॉट स्टेज को क्रॉस करके नहीं जा सकते। कार्डिक मसल्स हैं, वो कभी डिवाइड नहीं करती, जितनी है बर्थ के टाइम पे उतनी ही रहेंगी बड़े होने तक। साइज बढ़ जाएगा, नंबर नहीं बढ़ेगा। लिवर की सेल्स हैं, टेम्पोररी डिवाइड करती हैं, है ना। लिवर में पार्शियल रीजनरेशन होता है, लिवर का टिश्यू डैमेज हुआ तो हील हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि लिवर के 2 टुकड़े कर दोगे तो 2 लिवर बन जाएंगे, लेकिन अगर लिवर से छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया तो अपने आप बन जाएगा। ऐसे प्लांट का केस है। अगर मान लीजिए रूट की टिप डैमेज हो जाए, कई बार होता है कि हम पौधे को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, पौधा मर जाता है। और कई बार चल जाता है, एक ही आदमी ये काम कर रहा है। तो फिर क्या ऐसा हो रहा होगा? तो उसका रीजन ये है कि पौधे को उखाड़ने में अगर रूट्स डैमेज हो गई, रूट की टिप डैमेज हो गई, तो टिप डैमेज कहाँ से हुई है ये इंपॉर्टेंट है। अगर टिप यहाँ से डैमेज हुई लाइक दिस, तो क्योंकि क्विसेंट जोन है तो ये रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक सेल्स दोबारा बन जाएंगी और प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। और अगर ये मान लीजिए यहाँ से टूट गई, तो फिर ये कभी आगे अपनी टिप तो बना ही नहीं सकती, मेरिस्टेमेटिक एरिया तो खत्म हो गया। तो फिर कभी उसमें रूट नहीं बनेगी, और बिना रूट के प्लांट सरवाइव करेगा नहीं। या तो एडवेंटिशियस रूट्स बनाएगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो क्विसेंट सेंटर का काम क्या होता है? ये वो एरिया है जहां पे टेम्पोरेरी जी नॉट स्टेज में मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारी ही हैं, बट यहाँ वाली सेल्स तो डिवाइड कर ही रही हैं, जिनसे रूट की लेंथ इंक्रीज हो रही है। यहाँ जो सेल्स है वो कंडीशनली अरेस्ट करके रखा गया है। अगर जरूरत कभी लाइफ में पड़ी, प्लांट की लाइफ में, तो क्विसेंट सेंटर को यूज करके रूट कैप और ये बनाया जा सकता है। नहीं पड़ी तो नहीं बनाया जाए। क्विसेंट सेंटर को आप एनाटॉमी में पढ़ोगे, लेकिन डायग्राम तो यही है हर जगह। रूट का मॉर्फोलॉजी में भी यही डायग्राम है, एनाटॉमी में भी यही डायग्राम है, और फिजियोलॉजी में भी रूट का डायग्राम यही आएगा। डायग्राम तो हर जगह एक जैसा है। इसीलिए मैंने लिखा कि क्विसेंट सेंटर इज अ पार्ट ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये स्ट्रक्चर है ना। अब इसके बाद क्या आएगा? रूट के टाइप हो गए, रूट का स्ट्रक्चर हो गया। अब आएगा रूट के फंक्शंस, और फंक्शन में प्राइमरी फंक्शन तो आप लिख ही चुके हैं। देन आएगा मॉडिफिकेशंस। रूट अगर मॉडिफाई होती है, रूट
एब्जॉर्प्शन के अलावा, एंकरेज के अलावा अगर कोई और काम करती है तो क्या काम करती है, उसको क्या बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट आपकी बुक में दिया है मॉडिफिकेशंस। अब एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो मॉडिफिकेशंस एक साथ दिए हैं, मतलब टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट्स को अलग अलग करके नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टैप रूट मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, तो आंसर क्या है, और एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज, तो आंसर क्या है। क्योंकि एनसीईआरटी ने तो केवल इतना लिखा है रूट्स मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज आर, और एग्जाम्पल में लिख दिया स्वीट पोटैटो, है ना, कैरेट, रेडिश। अब इसमें मैं ये कहूँ कि टैप रूट कौन सी है और एडवेंटिशियस कौन सी है, तो पढ़ोगे तो पता रहेगा, वरना गलत कर दोगे। तो हम अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, लेकिन है एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना। पहले आप क्या पढ़ेंगे, टैप रूट मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। टैप रूट के मॉडिफिकेशंस, है ना। क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। पहला जो मॉडिफिकेशंस आएगा इसे बोलते हैं फ्लैशी या स्टोरेज रूट। ये किसके लिए है, दे गॉट सलन, ये फूल जाती हैं, क्यों, क्योंकि ये फूड को स्टोर करती हैं। प्लांट फूड को कहाँ स्टोर करेगा, इट डिपेंड्स, कभी रूट में स्टोर होता है, कभी स्टेम में स्टोर होता है, कभी लीफ में होता है, फ्रूट्स में भी स्टोर होता है, सीड में भी फूड स्टोर होता है। तो प्लांट फूड को अलग अलग पार्ट में स्टोर करेगा। जिन प्लांट के अंदर रूट में फूड स्टोर होता है उनमें रूट मोटी हो जाती है, फूल जाती है, स्वेल कर जाती है, और फिर उस रूट को हम क्या बोलते हैं, फ्लैशी या स्टोरेज रूट्स बोलते हैं, है ना। दे गेट swollen टू स्टोर फूड, फूड को स्टोर करने के लिए स्वेल कर जाएंगे, है ना। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, जैसे रेडिश है, मूली, कैरेट है, गाजर, टर्निप, ये सब। कैरेट, रेडिश और टर्निप का शेप अलग अलग होता है। मूली, गाजर, शलजम का शेप आप जानते ही हैं, सबका देखा तो है एटलीस्ट। इनको टेक्निकली बॉटनी में बोलते क्या है, रेडिश का जो शेप है वो फ्यूजी फॉर्म है, कैरेट कैसा होता है, कोनिकल होता है, कोन लाइक, टर्निप कैसा होता है, नैपी फॉर्म। अब आप कहें कि सर नैपी फॉर्म होता कैसा है, तो हमें नैपी फॉर्म की डेफिनेशन तो लेके आनी नहीं है, शलजम मार्केट से लेके देख लीजिए, आपको जो दिखाई दे रहा है वो नैपी फॉर्म है। गाजर जैसी दिखाई देती है वो कोनिकल है, मूली जैसी दिखाई देती है वो रेडिश है। शेप के बेस पे ये बन जाएगा फ्यूजी फॉर्म स्टोरेज रूट, कोनिकल स्टोरेज रूट, नैपी फॉर्म स्टोरेज रूट। लेकिन ये सब टैप रूट है। मूली में भी आपको एक प्राइमरी रूट होगी, शेप कुछ भी हो, शलजम में भी एक प्राइमरी होती है, गाजर में भी एक होती है, बाकी दो होती है। तो फ्लैशी स्टोरेज के एग्जाम्पल में ये आ जाएगा। दूसरा क्या है, सेकंड कहलाता है नोडुलेटेड रूट्स। यहाँ क्या है, रूट तो नॉर्मल है बट रूट में नोड्यूल्स बन जाएंगे, और उन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होगा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। अगेन आपको प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन जहाँ पे आपने पढ़ा है कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल होते हैं, तो लेग्यूमिनस प्लांट की जो टैप रूट है वो क्या बोली जाती है, उसे हम नोड्यूलेटेड रूट्स बोलते हैं, बिकॉज हैविंग रूट नोड्यूल। और इन रूट नोड्यूल्स की वजह से क्या होगा, दे आर कैपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नोड्यूल्स का एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल में लेग्यूम्स, जो फैबेसी फैमिली के प्लांट है ना, फैबेसी फैमिली के प्लांट क्या कहलाते हैं, लेग्यूम्स कहलाते हैं, दालें। अगर आप चना या मटर के पौधे को उखाड़ के देखोगे तो उसके रूट्स में आपको रूट नोड्यूल दिखाई देंगे। इन्हीं रूट नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के रिगार्डिंग जो डिटेल है वो आपको मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में दे रखा है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया नोड्यूल कैसे बनाता है और काम कैसे करता है।
हमने दो मॉडिफिकेशन पढ़ लिए, फ्लैशी और नोडुलेटेड, है ना। एक तीसरा और पढ़ लेते हैं क्योंकि टैप रूट में 3 ही मॉडिफिकेशन है, तो ये टैप रूट कंप्लीट हो जाएगा। दैट थर्ड वन इज, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स। या इनको बोलते हैं न्यूमैटो 4। अब ये क्या है, ये रूट क्या होती है, मैनग्रूव प्लांट्स में जैसे होता है तो वहां पे दलदल है, तो नीचे ऑक्सीजन कम होती है, रूट्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो जिस रूट को जमीन के नीचे जाना चाहिए वो क्या करेगी, जमीन से मुड़ के ऊपर बाहर निकल आएगी। आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, बाहर निकल आएगी तो उस रूट्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर से फिर वो गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, रेस्पिरेशन हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है, क्योंकि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए रूट सॉइल से बाहर निकल आई। अब अगर रूट सॉइल से बाहर निकल आई तो ये भी स्पेशलिटी हो गई। नॉर्मली रूट सॉइल के अंदर ग्रो कर रही थी, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। अब ये तो क्योंकि बाहर निकल आई है तो ये उल्टा हो गए, ये निगेटिवली जियो हो गए और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो गए ना, रिवर्स केस बन जाएगा, तो इस मामले में भी एक्सेप्शन है। बट फिलहाल इनका मॉडिफिकेशन क्या है कि ये गैसियस एक्सचेंज के लिए मॉडिफाई हुई है। दे हैव पोर्स, पोर्स को क्या बोलते हैं, न्यूमैटोथोड। सो परफॉर्म the function of gaseous exchange। और आप बुक में देखोगे तो ये सॉइल से बाहर आ गई है, तो ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक है। नॉर्मली रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। नॉर्मली रूट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, तो ये एक्सेप्शन है कि दीज आर निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, है ना। एग्जाम्पल क्या है इनका, मैनग्रूव प्लांट्स, लाइक जीनस लिखेंगे तो राइजोफोरा, एनसीईआरटी में राइजोफोरा का ही डायग्राम बना हुआ है। राइजोफोरा के अंदर न्यूमैटोफोर्स, न्यूमा वर्ड यूज किया जाता है एयर के लिए, फोर बियरिंग, तो एयर बियरिंग स्ट्रक्चर है, पोर्स हैं छोटे छोटे जिन्हें न्यूमैटोथोड्स कहते हैं, और इनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ठीक है निगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट का एग्जाम्पल न्यूमैटोफोर्स है, इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल है इस वर्ड का, ऐसी रूट्स जो जमीन में ग्रो ना करती हो, निगेटिवली जियोट्रॉपिक ना हो, बताओ। एडवेंटिशियस, वो तो जमीन के अंदर ही ग्रो करेगी। ये दोनों टर्म्स मैंने कहीं और पढ़ाए हैं आपको, निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। सर वो साइकस में कोरोलॉइड रूट्स, साइकस की कोरोलाइट रूट, है ना। तो इस टर्म के हिसाब से साइकस की कोरोलाइट रूट भी आंसर होगा, हालांकि साइकस की कोरोलाइट रूट ये काम नहीं करती, है ना, केवल इतनी लाइन मैच करेगी साइकस की कोरोलाइट रूट से, क्योंकि साइकस की कोरोलाइट रूट भी जमीन के बाहर ग्रो करती है, लाइट में ग्रो करती है, अवे फ्रॉम सॉइल ग्रो करती है, ये इसलिए, ठीक है। तो ऐसे मिक्सअप होते हैं क्वेश्चन। साइकस की कोरोलाइट रूट्स रेस्पिरेटरी नहीं है, हमेशा ये मत माइंड में रखिएगा कि रेस्पिरेटरी रूट्स है तो ऐसी ही होगी, वो फिक्स है, लेकिन ऐसी रूट है तो रेस्पिरेटरी होगी, वो गलत हो जाएगा। ये वाली रूट तो साइकस की कोरोलाइट रूट भी होती है, बट साइकस की कोरोलाइट रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, क्योंकि वहां ब्लू ग्रीन एल्गी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जबकि यहाँ पे ये वाली रूट्स है वो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए उन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स बोला गया। दोनों डिफरेंट चीजें। सो एडवेंटिशियस रूट पे तो आपने बोला कि अदर देन रेडिकल होती है, तो वो बाहर की तरफ ही तो होगी। नहीं नहीं, जमीन में ही होगी। अदर देन रेडिकल का मतलब ये था ना कि बाहर ग्रो करेगी, जमीन में ही जाएगी सब। सर तो जो वो बोला जाता है कि बैनियन ट्री की लीव्स वो जमीन में ही से जो जाएंगी ना, लटकती वो है, हाँ,
बेनियान से जो हैंग कर रही हैं, वो हैंग जब तक कर रही हैं तब तक उन्हें रूट्स नहीं बोलते। रूट उन्हें तब बोलते हैं जब वो जमीन को टच करेंगी और वहां नीचे से रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, देन ओनली उन्हें प्रॉप रूट्स कहा जाता है। जब तक वो हैंग कर रही है तब अच्छा। तक वो वर्टिकली, मतलब नीचे की तरफ है, वर्टिकली हैंगिंग एरियल ब्रांचेस हैं। बट जैसे ही वर्टिकली एरियल ब्रांच सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, वहां जो नोड होगा वहां से रूट्स डेवलप हो जाएंगी एंड दे विल एडवेंटिशियस रूट्स। फिर वहां से पकड़ बन जाएगी, तो वो जो ब्रांच पतली सी थी पेन के बराबर, वो मोटी होती जाएगी और फिर वो हम्म, स्टेम का रूप ले लेगी, तब वो प्रॉप रूट कहलाएगी। दोनों चीजें अलग अलग है, ओके सर। ब्रांचेस अलग है और रूट्स अलग है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन अगली क्लास में कर लेंगे, फ्राइडे को होगी तो उसके हिसाब से। ठीक है। तो इसकी डीपीपी आज आ जाएगी? हाँ, मैं सर एक्चुअली इसकी लॉक करके डीपीपी। देता हूँ, तो आपको मेरी डीपीपी यूजुअली अगले दिन मिलती होगी प्रोबेबली। उसका रीजन ये कि अभी मेरी ये क्लास ओवर हुई है, बीच में लंच ब्रेक है, उसके बाद मुझे 2 क्लास और लेनी है, और